हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन फेयर पे। यहाँ पे आपको मिलेंगी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप अपने फर्दर क्लासों में और एग्ज़ामों में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी कि समरी। दोस्तों, ये समरी भले ही छोटा है, पर मैं इसके अंदर आपको हर वो चीज़ समझाऊंगा जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज़ दोस्तों, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होता है उसके अंदर जो जो कंटेंट होते हैं ना, उसके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और फिजिकल स्टेट जो होते हैं, यानी मैं आपको बताया था ना स्टेट्स उनके, जैसे कि लिक्विड हुआ तो एल, फिर सॉलिड हुआ तो एस। तो वही सब फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जब हम लोग सिम्बॉलिकली दिखाएंगे तो फिर वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहलाएगा और केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस होना चाहिए ताकि उसके एटम्स के नंबर जो हैं वो दोनों साइड, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के साइड इक्वल रहे। दोस्तों, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने क्लास 9 में द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े ही होंगे, जिसके अंदर पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर बोलता है द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और सेकेंड लॉ जो था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसके अंदर बोला गया था कि द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम एट बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन वुड बी सेम। इसलिए दोस्तों, मैं इसी दो लॉज के चलते यहाँ पे रिएक्शन में या फिर इक्वेशन में दोनों साइड पे, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के साइड पे हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स रखते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला, इसके लिए एक प्रोसेस भी बना है जिसको हम कहते हैं चेक एंड ट्रायल या फिर पुट एंड ट्रायल मेथड। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको आप उसके नाम से ही पता लगा सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन जब बोलेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि जब चीज़ें कंबाइन होती है तब उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जब सी और O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो CO2 बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों C और O2 कंबाइन होके CO2 बना रहे हैं, तो इसको इसलिए CO2 के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों, इसी का जस्ट उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. तो दोस्तों, अगर आप लोग ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ लिया हो तो आप पक्का ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अच्छे से समझ लेंगे, और कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वजह से आप सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बल पे ही आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। तो दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही सिर्फ रिएक्टेंट रहता है और उसी से टूट के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ है, रिएक्टेंट इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ
कि जब भी कोई रिएक्शन में हीट मतलब एनर्जी या कोई एनर्जी कोई भी फॉर्म में नहीं, हीट के फॉर्म में जब एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उन्हें हीट दिया जाता है, तब उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि जब हीट प्रोडक्ट के साथ निकलता है, जैसे कि हम लोग ने कैल्शियम हाँ, हम लोग ने स्लेट लाइम का एक रिएक्शन पढ़ा था ना, उसी की तरह उसमें जैसे कि हीट इवॉल्व होता है, वैसे कोई भी एक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी वेरिएबल होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के हीट प्रोड्यूस होते हैं। किसी में कुछ थोड़ा सा ही हीट प्रोड्यूस होता है और किसी में बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है रिएक्टेंट इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ दोस्तों, मैंने जो आपको कहा था उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। दोस्तों, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या फिर यूज़ होती है, ना कि प्रोडक्ट के साथ इवॉल्व होती है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है when an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs। हाँ दोस्तों, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अच्छा दोस्तों, आपको आप एक चीज़ बताइए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी तो उसके नाम से ही पता चल रहा है ना। जब आप उसका नाम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए उसके अंदर आपको पता खुद चल जाएगा कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स में जितने भी प्रोडक्ट मतलब जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Zn+CuSO4, यानी दोस्तों जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। दोस्तों, यहाँ पे जिंक की जो रिएक्टिविटी सीरीज में जगह है वो कॉपर से ऊपर है, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दोस्तों, जिंक फिर Cu को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना लेगा, तो इसलिए फिर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हो जाएंगे ZnSO4+Cu। यहाँ पे Cu अलग हो गया। दोस्तों, इस चीज़ में याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत मायने रखती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बल पे ही आप इनको अलग कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर आयंस आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ ग्रुप ऑफ आयंस या फिर सिर्फ एटम्स अलग अलग टाइप के जब एक्सचेंज होते हैं तो फिर उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, ना कि सिंगल एटम्स या फिर एलिमेंट्स। दोस्तों, हम ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोस्तों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में नीचे दिया हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट। दोस्तों, यानी कि जिस भी रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोड्यूस होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको छोड़ के एक और जो रिएक्शन होता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आई थिंक आपने कहीं सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोस्तों प्रोडक्ट के साथ साथ सॉल्ट पैदा होता है। जैसे दोस्तों एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। दोस्तों, ये जब कंबाइन होते हैं तो फिर बेरियम क्लोराइड से क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से सोडियम मिक्स होके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि एक सॉल्ट है।
आई थिंक दोस्तों हमको समझ में आ गया होगा। अब आखिरी चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों अब हाँ, आपको ये बात ज़रूर याद रखना है कि जो रिएक्शन होता है जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये उनके नाम से हल्का हल्का मिलते जुलते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन नाम से आपको पता चल रहा है किसी चीज़ के अंदर जब ऑक्सीजन एटम ऐड होता है, और जब हाइड्रोजन उसके अंदर से निकलता है तब भी उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मगर इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। दोस्तों रिडक्शन में ऑक्सीजन तो हटता है लेकिन हाइड्रोजन ऐड होता है। दोस्तों यहाँ इसको छोड़ के मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि ये है, अगर कोई कंपाउंड या फिर कोई भी एलिमेंट जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिडक्ट होता है तब उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लेकिन जब कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को या फिर किसी दूसरे एलिमेंट को रिडक्ट करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तब उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इसके अंदर नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके अंदर दिया नहीं हुआ है, पर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि ऑक्सीडेशन में कुछ डेली लाइफ प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी। दोस्तों कोरोजन में कोई भी एक सब्सटेंस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके अपना आप को वीकन कर देता है। जैसे दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। दोस्तों आयरन में आपने कई बार एक रेडिश ब्राउन कलर तो देखा ही होगा, आपको कई बार ये मिला होगा पटरियों पे, फिर ब्रिजेस पे। तो दोस्तों एक्चुअली वही होता है रस्टिंग या फिर कोरोजन। दोस्तों वो जैसे ही मेटल्स, सारे मेटल नहीं, कुछ स्पेशल मेटल्स जब एयर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्ट होने लगते हैं। दोस्तों अलग अलग मेटल अलग अलग रस्टिंग के कलर्स बनाते हैं, जैसे आयरन रेडिश ब्राउन, सिल्वर सिल्वर ब्लैक कलर बनाता है, और कॉपर ग्रीन कलर बनाता है। तो दोस्तों इसको छोड़ के जो रेंसिडिटी है वो भी एक टाइप का कोरोजन ही है, लेकिन वो फूड्स का कोरोजन है। दोस्तों इसके अंदर जब कोई फैटी या फिर ऑयली फूड के एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो रस्ट हो जाता है। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा आपकी मम्मी जब कोई बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाती है और उसको कई बार खुले में रख देती हैं तो उसका स्वाद बिगड़ने लगता है। तो दोस्तों वही तो होता है रेंसिडिटी। दोस्तों रेंसिडिटी को ठीक भी करने के तरीके होते हैं। दोस्तों चलो वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इनके डेफिनेशंस कैसे होते हैं। पहले आपको रेंसिडिटी का डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन एनी फूड विच कंटेन फैट, समझ रहे हैं ना दोस्तों, व्हेन एनी फूड विच कंटेन फैट एंड ऑयल gets in contact of oxygen, then it get spoiled and its taste become bad। दोस्तों अब इसका हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं। दोस्तों हम लोग कोरोजन को जिंक कोटिंग या फिर कोई भी स्पेशल मेटल की कोटिंग से बचा सकते हैं, पर ज़्यादातर जिंक को ही कोटिंग किया जाता है मैक्सिमम चीज़ों पे। दोस्तों जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि कोरोजन से बचाता है अलग अलग मेटल्स को। दोस्तों अब रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी को हम लोग बहुत और भी तरीके से कर सकते हैं प्रोटेक्ट। जैसे कि फूड में हम लोग फूड को हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फूड में प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर जो नॉबल गैसेस है
उसको भी हम लोग डाल सकते हैं कुछ चीज़ों में। जैसे कि आपने लेज़ या फिर कोई भी चिप्स खाए होंगे, तो उसमें जब खोलते हैं तो एक हवा आती है ना दोस्तों, वो जो हवा उसके अंदर से निकलती है वो नाइट्रोजन रहती है। तो दोस्तों मेनली जब चीज़ पैक्ड फूड जो होता है उनको उनके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि वो एकदम फ्रेश रहे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू। प्लीज़ विजिट आवर चैनल ब्रेन फेयर्स एंड सब्सक्राइब इट। आपका हमारे चैनल पे हमेशा के लिए स्वागत है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। गुड बाय।